गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग जो टॉपिक जानने जा रहे हैं, ये मॉडल सेट में इस बार 2026 के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों दिया हुआ है। आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में ये टॉपिक नहीं है। पहले ये टॉपिक था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो इसको करा देते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टर है जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है और उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में भी सॉल्व किए होंगे। तो मान लिया जाए, कंसीडर 3 registers are connected in series। अब सीरीज में कैसे जोड़ा जाए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप जान रहे हैं। सीरीज में ऐसे जोड़ा जाएगा, ये 3 रजिस्टर हम लोग लेते हैं, तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ। ये V वोल्ट का बैटरी है, इट इज R1, इट इज R2, इट इज R3। सीरीज में क्या प्रॉपर्टी है, तो करंट तीनों से सेम होगा, लेकिन हम जो V वोल्ट अप्लाई किए हैं, ये जो V वोल्ट है ये बढ़ जाएगा तीनों रेजिस्टर के पास। A और B पॉइंट के बीच अगर ये 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो नेट अप्लाइड वोल्टेज है गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 3 रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तीनों से सेम फ्लो करेगा। लेट कर लिया जाए अब यहां से, लेट क्या क्या भाई, R1, R2 एंड R3 क्या है, ये रेजिस्टेंसेस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर भी मान लिया जाए नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और I मान लिया जाए नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, और अब ये जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, ये 3 जगह बट गया होगा। चलिए यहां पर V1, V2 एंड V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और R मान लिया जाए नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये तो बात हुआ कि सर्किट को जब हम लोग सर्किट में जब 3 रेजिस्टर जोड़ेंगे सीरीज में, तो क्या क्या चीज होगा, हम करंट फ्लो कराने के लिए एक बैटरी जोड़ा जाएगा, करंट I फ्लो कर रहा है। अब ये हम जो बैटरी जितना वोल्ट का अप्लाई करेंगे वो तीनों रेजिस्टर के पास बट जाएगा। अब
इस तीनों का नेट रेजिस्टेंस कुछ होगा सर्किट का, मान लिए R। इसी R के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो कैसे निकाला जाए? तो बहुत सिंपल सा है। अब बताइए यहां पर अगर हम इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस R है तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा इस सर्किट के लिए? नाउ ओम्स लॉ फॉर दिस सर्किट, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू नेट करंट I इंटू नेट रेजिस्टेंस R होगा ना। यही ना कह रहा है कि किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया होगा। तो अगर हम V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो नेट करंट I और नेट रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। देयरफॉर तो V1 कितना हो जाएगा जी? IR1। V2 कितना हो जाएगा? IR2। एंड V3 कितना हो जाएगा? IR3 होगा ना, क्योंकि सीरीज में तो करंट तो तीनों से सेम जा रहा है, लेकिन यहां का पोटेंशियल कितना होगा? तो यहां का पोटेंशियल यहां का करंट इंटू यहां का रेजिस्टेंस, यहां का पोटेंशियल कितना होगा? V2 कितना होगा? तो यहां पर जितना करंट जा रहा है और यहां का जो रेजिस्टेंस होगा V3 कितना होगा? तो यहां से जाने वाला करंट, यहां का रेजिस्टेंस, और करंट तो तीनों का सेम है क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो V1 V2, लेकिन हमको पता है कि ये तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलकर के क्या हो जाएगा? V के इक्वल होगा। बट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू कितना हो गया है? IR, और IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए, ये IR रह गया, यहां से I कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, देन R इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हो तो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने, अब बाकी टीचर ने पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने क्लास में नहीं पढ़ाया था, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना जरूरी था। क्योंकि क्लास में भी नहीं कराया है और मॉडल सेट में आ गया है, तो अगर एग्जाम में दे दें, कभी कभी होता है कि मॉडल सेट का क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो फिर तो आप कहिएगा कि सर आप तो कराए नहीं थे, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करना है। तो तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया, और इसी का हम लोग पैरेलल वाला भी कर लेंगे, जब पढ़ रहे हैं तो टॉपिक का दोनों पार्ट कर लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि तीन रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़ा हुआ है, इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तीन रेजिस्टेंस लिए, तीनों को क्या किया? सीरीज में जोड़ दिए। अब सीरीज में जोड़ दिए तो सीरीज का प्रॉपर्टी को सिर्फ याद रखना है। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है और पोटेंशियल जो है ये बढ़ जाता है। करंट सेम रहेगा, तो जैसे ही सर्किट से जोड़े करंट, अब यहाँ R1 R2 R3 लेट कर लिए, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजिस्टर रिस्पेक्टिवली, V नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, I नेट करंट। अब तीनों जगह में पोटेंशियल बढ़ गया है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपेसिटर रेजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली, है ना। और R मान लिया जाए जो नेट रेजिस्टेंस निकालना है कि इन तीनों के बदले में एक रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R मान लिया जाए नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अब इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ कैसा हो जाएगा? तो ओम्स लॉ कहता है कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट I जा रहा है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू RI। तो इसी तरह से फिर V1 निकाल लिए हम लोग, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3।
लेकिन हम जान रहे हैं कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं यही 3 जगह बट गया है, तो क्या हो जाएगा, बट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, देयरफॉर V इक्वल टू IR और V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। यहां से सॉल्व करेंगे, I दोनों तरफ से कॉमन लेकर के कट जाएगा, देन R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके बच्चों, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट कीजिए इसको, तब तक हम बोर्ड को मिटाते हैं और फिर इसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। चलिए, वीडियो में फिर से स्वागत है आपका बच्चों। और अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे उसी का दूसरा पार्ट है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या करना है, इस बार हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है और तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो चलिए देख लिया जाए सॉल्यूशन। तो अब यहां पर 3 रेजिस्टेंस लेकर के कैसे जोड़ दीजिए, कंसीडर 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए भाई जोड़ा जाए। सॉरी, ये हमने 3 रेजिस्टेंस लिया और तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। ये R1, ये R2, ये R3, पोटेंशियल V। अब देखिए तो यहां पर ये तीनों रेजिस्टेंस A और B से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पर रेजिस्टर्स जो है वो डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर करंट बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए यहां से जो करंट आई चलेगा, जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा कुछ करंट इधर चला जाएगा I1, कुछ करंट इधर चला जाएगा I2, कुछ करंट इधर चला जाएगा I3, है ना। लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस R1 का कितना होगा, देखिए तो R1 डायरेक्टली कहां से जुड़ा है, A और B से। ये कहां से जुड़ा है, A और B से। ये कहां से जुड़ा है, डायरेक्ट। तो A और B का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R3 का। और A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सर भी, यानी कि क्या हो रहा है, पैरेलल में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बट करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा। सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बट रहा था। इसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलिए लेट कर लीजिए, लेट R1, R2 एंड R3 क्या है भाई ये, तो रेजिस्टेंसेस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। फिर I क्या है, I इज द नेट करंट इन द सर्किट, है ना। I क्या है, I इज द नेट करंट इन द सर्किट। ओके, और आपका अब यहां से लिखते हैं, I हो गया, V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस
अप्लाइड इन द सर्किट। अब I जो बटा I1 में, I2 में एंड I3 में करंट अक्रॉस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, R मान लिया जाए नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये अब प्रोसेस में आते हैं। जो जो था डायग्राम में, करंट लिए, भी लिए, R1 R2 R3 लिए, I1 I2 I3, ये सबको मेंशन कर देना है बस। तो अब इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ कैसा हो जाएगा भाई? तो हम जान रहे हैं नाउ ओम्स लॉ फॉर दिस सर्किट V इक्वल टू आई आर। तो चूंकि I का रिलेशन पता है हमको, I नेट करंट I जो है वो 3 पार्ट में बट गया है, तो हम लोग यहां से I लेके चलेंगे। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। देयरफॉर I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3। ऐसा ही ना? लेकिन हम जान रहे हैं आखिर यहां से जो I जा रहा कितना जा रहा, तो V तो सेम है, तो V बाई R1, यहां पर V बाई R2, यहां पर V बाई R3। ठीक है, तो बट लेकिन हम जान रहे हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R1, V बाई R सॉरी इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? V बाई R इज इक्वल टू V कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये V से V कट गया, क्या बच गया? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्या? तो ये आपका फिर से एक बार देख लिया जाए, सेम यहां पर भी कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। जो प्रोसेस था सीरीज में वही प्रोसेस आर में, पैरेलल में वही, सॉरी आर में नहीं, वही प्रोसेस पैरेलल में। क्या है यहां पर? लेकिन यहां पर पैरेलल में करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बट पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी कनेक्शन डायरेक्ट ए से भी, ए और बी से, इसका भी कनेक्शन डायरेक्ट ए और बी से, इसका भी, और यानी कि इसका दोनों एंड का, इस R1 के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जितना ए और बी का होगा। R2 के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बराबर, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बराबर, और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V के बराबर। यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V अप्लाइड पोटेंशियल। बस ये कंसेप्ट। लेकिन करंट जो यहां से चला ये आकर के यहां बटेगा, यानी कि पैरेलल में करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के पहले सर्किट में क्या क्या है लेट कर लिया। अब यहां से ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। तो यहां से हमको करंट का रिलेशन पता है, तो I इक्वल टू V बाई आर ले लेंगे। I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। बट ये जो I है ये 3 जगह बटा हुआ है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देन I इक्वल टू V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहां से सॉल्व कीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, तो ये था आपका करंट का कुछ वीडियो। करंट का अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो भेजा था, ये चौथा वीडियो। देखिए 4 वीडियो में आपका करंट भी कंप्लीट हुआ, और ये देखिए आपका कितना छोटा वीडियो है। हालांकि करंट तो 3 ही वीडियो में खत्म हो गया था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में एक आपका किरचॉफ्स लॉ है भाइयों, किरचॉफ्स लॉ और रिलेशन
ऑफ जे इक्वल टू सिग्मा ई है और डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ है। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद मोबिलिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो 24-25 लगातार पूछा है, इसलिए उसको हमने वीवीआई क्वेश्चन में नहीं कराया। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन वगैरह तो किया हुआ है ना। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, ये सारा चीज हमने आपको इतना सारा 4 वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी वीडियो को देखिए और रिवाइज करते रहिए। आपका देखिए शुरू से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 वीडियो हुआ, पोटेंशियल में 4 वीडियो हुआ, करंट में 4 वीडियो हुआ। 4, 4, 8 और 5 13 वीडियो। 13 वीडियो यानी कि अगर 40-40 मिनट का वीडियो हुआ है तो आप समझिए कि 13 घंटा से भी कम आपका हो रहा है, लगभग 10 घंटे से भी कम आ जाएगा। 9 घंटा का वीडियो हो रहा है सब मिला करके, यानी कि अगर 2 दिन भी मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका ये 3 लेसन कंप्लीट होगा। 5-5 घंटे भी अगर फिजिक्स के पीछे देते हैं, एक दिन में 5 घंटा, दूसरे दिन में 5 घंटा, तो ये आपका 3 लेसन कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। और इसी तरह से अगला मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में 4-5 वीडियो जाएगा और 3 से 4 वीडियो आपका EMI एंड AC का जाएगा। उसके बाद तो फिर डुअल नेचर का 1 से 2 वीडियो होगा, एटम्स न्यूक्लियाई का 1 से 2 वीडियो होगा, सेमीकंडक्टर का 1 से 2 वीडियो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 1 से 2 वीडियो होगा। यानी एक एक दिन में आपका एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा मन लगा के तभी ना। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अभी वीडियो डाल रहे हैं, उसको भी देखिए मन लगा करके। तो 10 से 15 दिन में आप एक लेसन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। इधर 1-2 दिन में हमने वीडियो नहीं डाला था, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठंड बढ़ गई थी, थोड़ा सा आलस हो जाता था। उधर से क्लास लेके आते थे, ऑफलाइन क्लास लेकर के कोचिंग से, तो थोड़ा ठंड लगता था तो थोड़ा सा आलस हो जाता था। लेकिन चूंकि अभी छुट्टी है, इसलिए चाहेंगे इस छुट्टी के दौरान इन 10 दिनों में आपका सारा वीडियो डाल करके कंप्लीट करूँगा। तो नए साल में जनवरी में आपके पास पूरा टाइम होगा। जनवरी से लेकर के आपके फरवरी तक में आप 2-2 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मस्ट वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, है ना, एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ताकि हमको भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता रहे, हम भी थोड़ा सा जोश में रहे कि भाई नहीं देखिए आप वीडियो हमने देखा, शुरुआत में हमने देखा कि 300-400 व्यूज़ जा रहा था तो हमको भी जोश लगा। फिर बाद में हमने देखा कि 100 व्यूज़ भी नहीं जा रहा है तो हमको ठंडा लगने लगा, है ना। आप वीडियो नहीं देखिएगा तो हमको जोश गर्मी कहाँ से आएगा। फिर भी खैर कोई बात नहीं, ये मजाक की बात हो गई। फिर भी हम कोशिश करेंगे इन 10 दिनों में आपका सारा वीडियो डाल करके आपका सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए आपको, ताकि सही समय पर आपका सिलेबस मिल जाए, रिवीजन मिल जाए, आप घर बैठ करके उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, बाय।